हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 30 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा, उनका 3 डायमेंशनल व्यू भी देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने इन ऑर्बिटल्स का 3 डायमेंशनल रीजन में किस तरह से ओरिएंटेशन होता है उस ओरिएंटेशन को भी देखा। अर्थात ये एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, सजे होते हैं, उस चीज़ को भी देखा हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने इन ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स भी कैलकुलेट करना सीखा। आज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, वह है इन ऑर्बिटल्स के एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया गया है उसे देखना, और इनकी एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी उसे समझना। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरह से अरेंज्ड होते हैं एनर्जी के बढ़ते क्रम में, उसे देखना। इसके साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किसकी वजह से होती है, और N+L रूल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के ऊपर। वास्तव में होता क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर अलग आता है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर हमें अलग देखने को मिलता है। ये अलग क्यों होता है उसे भी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के केस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ उस तरह के स्पीसीज़ हैं जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस एंड बेरिलियम ट्रिपल प्लस, ये हमारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इनका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा जिसमें एक ही प्रोटॉन होगा, और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा होगा। ये दूसरी कक्षा होगी, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर तीसरी कक्षा, फिर हमारे पास चौथी कक्षा होगी, फिर पाँचवीं कक्षा होगी। इस तरह से हमारे पास कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो है फर्स्ट ऑर्बिट में ही अवेलेबल रहेगा। आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में क्या देखेंगे कि उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। चूँकि दो अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि बोर ने इन सभी ऑर्बिट्स की, ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, सभी के लिए उन्होंने एनर्जी फिक्स कर दी और कहा कि सभी ऑर्बिट की अपनी एक निश्चित एनर्जी होगी, एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी होगी, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स होगी और उनका पोजीशन अर्थात उनकी रेडियस भी फिक्स होने वाली है, पोजीशन इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स होने वाली है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। हाइड्रोजन के केस में भी हम लोग ने देखा था कि जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी आई थी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आई थी। दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आई थी। इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया था। तो बेसिकली बोर ने इन ऑर्बिट्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया। अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हमारे पास इक्वेशन था एनर्जी इक्वल्स टू, इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या पा रहे हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z का जो वैल्यू होता है वो 1 होगा हमें। तो अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो Z का जो इंपॉर्टेंस है और डिपेंडेंस जो है एनर्जी का Z पर, वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डिपेंडेंस बचेगा N पे। अर्थात अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन वाले केस में हमें एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिट में वो सिर्फ ऑर्बिट के नंबर पर डिपेंड कर रही है, यानी कि N की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n² के, -1/n² के। तो इस रिलेशनशिप को देखने से क्या लग रहा है कि अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ाएंगे, यानी कि n का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमें एनर्जी घटनी चाहिए, क्योंकि दोनों इन्वर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, एनर्जी हमारी बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव साइन इस चीज़ को उल्टा होने नहीं देता है। अगर हम n बढ़ा लेते हैं तो n की वैल्यू छोटी आएगी, माइनस में छोटी चीज़ सबसे बड़ी होती है, इसलिए एनर्जी भी क्या होने वाली है, बड़ी दिखाई देगी। अर्थात अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट आने वाली है। n का वैल्यू लोवेस्ट होगा तो एनर्जी भी क्या होने वाली है, लोवेस्ट। n ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। तो अगर दूसरी ऑर्बिट की बात करें तो इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीसरी ऑर्बिट की बात करें तो इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे लोवेस्ट, फिर दूसरे की उससे ज़्यादा, फिर तीसरे की उससे ज़्यादा, फिर चौथे की उससे भी ज़्यादा, फिर पाँचवें के उससे भी ज़्यादा। इस तरह से हमारा एनर्जी का ऑर्डर होने वाला है। ये जो एनर्जी का ऑर्डर है वो हमारे सेल के अलग अलग ऑर्बिट के एनर्जी का ऑर्डर है। अभी तक हम लोगों ने ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर नहीं निकाला है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इधर सेल है, n मतलब हो गया हमारे पास सेल है, कक्षाएं हैं, l है मतलब हमारे पास बहुत तरह के सब सेल होंगे अलग अलग शेप के, s p d f, और उसके बाद हमारे पास ml वैल्यू है मतलब ऑर्बिटल्स है, कितने तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं ऑर्बिटल्स हैं, वो चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पहले सेल की बात करते हैं। फर्स्ट सेल में अगर n = 1 है तो l का वैल्यू 0 होता है, इसे हम लोग देख चुके हैं, कैसे निकालते हैं इसे भी देख लिया। अगर l 0 है तो ml वैल्यू भी 0 होगा। अगर ml का वैल्यू 0 आया मतलब एक वैल्यू आया मतलब एक ऑर्बिटल पॉसिबल है, और वो कौन सा ऑर्बिटल होने वाला है, l के लिए अगर 0 है तो s देखने को मिलता है, यानी कि 1s ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर सेकेंड सेल की बात करें तो सेकेंड सेल में l का वैल्यू कितने होने वाला है, 0 और 1। 0 है तो इसे s बोलेंगे, s सब सेल, और 1 है तो इसे p सब सेल बोलेंगे। अब अगर l का वैल्यू 0 है तो हमें 0 ml का वैल्यू देखने को मिलेगा, मतलब फिर से हमें एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार हमारा 2s होगा, 2s ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। उसी तरह से p = 1 है, मतलब सॉरी l = 1 है तो ml के वैल्यू -1, 0, +1 देखने को मिलेगा। 3 तरह के वैल्यूज़ दिख रहे हैं ml के, मतलब 3 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि 3 तरह के ओरिएंटेशन होंगे। और ये ऑर्बिटल कौन सा होने वाला है, 2p। 2p में 3 ओरिएंटेशन होगा, एक एक्सिस के अलोंग 2px, एक y एक्सिस के अलोंग 2py, और एक z एक्सिस के अलोंग 2pz। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1s यानी कि पहले सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल पॉसिबल है और उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होने वाली है, क्योंकि वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल में है तो उसकी एनर्जी भी सबसे लोवेस्ट होने वाली है। दूसरे सेल की बात करें तो इसकी एनर्जी थोड़ी 1s से ज़्यादा होगी, अभी हम लोगों ने देखा। और इसमें भी कितने तरह के ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2s, 2px, 2py, 2pz, 4 ऑर्बिटल्स हैं। इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में इक्वल होने वाली है, मतलब 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी इक्वल होने वाली है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पेसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के केस में सेकेंड सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी इक्वल होने वाली है, सभी की। क्यों ऐसा होती है उसे हम लोग आगे समझेंगे कि एनर्जी इक्वल क्यों होती है। तीसरे सेल की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास n की वैल्यू इधर है, l की वैल्यू, फिर ml की वैल्यू। तो तीसरे सेल की बात करें तो थर्ड सेल में l के वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसे निकालना सीख लिया हम लोग। अगर 0 है तो इसे s सब सेल बोलेंगे, इसे p सब सेल, इसे d सब सेल बोलेंगे। 0 है तो ml का वैल्यू 0 आएगा तो इसे हम लोग 3s ऑर्बिटल बोलेंगे, 3s ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, एक ही ओरिएंटेशन होगा। l = 1 है तो हमें -1, 0, +1 देखने को मिलेगा। 3 तरह के ओरिएंटेशन है, मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे, और वो 3 ऑर्बिटल किसके होंगे, 3p के ऑर्बिटल्स होंगे। 3p के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, 3px, 3py, 3pz, तीनों एक्सिस के अलोंग। अगर 2 है l का वैल्यू तो हमें -2, -1, 0, +1, +2, तो टोटल 5 वैल्यू दिखा दे रहे हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स हमें दिखाई देंगे। टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमें दिखाई देंगे। किसके ऑर्बिटल दिखाई देंगे, 3D सबसेल के। कौन कौन से, 3dx, 3dy, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² - y², 3dz²। टोटल 5 ओरिएंटेशन हो गए, हम लोगों ने इसे देख चुका है। तो थर्ड सेल में टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 9 ऑर्बिटल्स, 3s, 3px, 3py, 3pz और d के 5 ऑर्बिटल, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं। इन सब की एनर्जी इक्वल होने वाली है इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के केस में। इन तीनों ऑर्बिटल्स की 3s की एनर्जी, 3p की एनर्जी और 3d की एनर्जी इक्वल होने वाली है। उसी तरह से फोर्थ सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी इक्वल होने वाली है। 5 सेल्स में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी इक्वल होने वाली है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s वाली की थी, यानी कि पहले सेल में सिर्फ 1s देखने को मिला था तो इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी। फिर दूसरे सेल में हमें 2s और 2p भी देखने को मिलेगी तो इसकी एनर्जी भी इक्वल थी। और थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d तीनों देखने को मिलेगा और तीनों की तीनों एनर्जी में बराबर होंगे। जब किसी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है तो उस तरह के ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज या सेम एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो उसे हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो 3s, 3p, 3d ये तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएं। उसी तरह से 2s और 2p डिजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएं। किस केस में, इन द केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज में। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप 4 ऑर्बिटल का या फोर्थ सेल के कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो 4s देखने को मिलेगा आपको, फिर आपको 4p के 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, फिर आपको 4d के 5 ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5,
फिर आपको 4f के 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 सभी की एनर्जी इक्वल आने वाली है। तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हुआ इन द केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज। ये सभी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल क्यों है उससे हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इसको समझेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर है वो क्या होने वाला है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर देखने से पहले आइए समझ लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इसे हम लोग दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कोई सोडियम मेटल है, हम सभी जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना चाहें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा प्रोटॉन होता है, तो टोटल 11 प्रोटॉन होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में हमारे पास जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 11 इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो A माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन माइनस 11 आपका जेड है, तो टोटल हमें 12 न्यूट्रॉन दिखाई देंगे। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमें 11 प्रोटॉन और प्लस 12 न्यूट्रॉन दिखाई देंगे। और पहले सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2। इसको इलेक्ट्रॉन 1 मान लेते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन 2 मान लेते हैं ताकि चीज़ें हम अच्छे से समझ सकें। ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1 आएगा। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा सेल में हमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है, पहले देख लेते हैं हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कि ये हमारा न्यूक्लियस था और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में। तो यहाँ पे सिर्फ केवल एक इंटरेक्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ पे किसी दूसरे तरह का इंटरेक्शन नहीं था। चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो उसका इंटरेक्शन सिर्फ एक ही था कि वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बहुत तरह तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो पहली बात अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। फिर तीसरे और न्यूक्लियस के बीच में, चौथे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, पाँचवें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं दूसरे तीसरे सेल में, पहले सेल में, उनके बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 और 3 के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितना इस न्यूक्लियस को फोर्स लगाना था इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके मतलब चारों तरफ, न्यूक्लियस चारों तरफ एक शील्ड के जैसा काम करेंगे। और सबसे जो नज़दीक में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा, न्यूक्लियस से काफ़ी बंधा हुआ महसूस करेगा, और इसलिए इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट भी होती है। दूसरे सेल में थोड़ी आपको एनर्जी जो है, थोड़ी जो फोर्स रहेगी न्यूक्लियस की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और तीसरे सेल में तो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले सेल और दूसरे सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एक शील्ड का काम किया, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना था इस इलेक्ट्रॉन को, वो उतना नहीं कर पाए जितना करना था उनको, इन दोनों ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनकी वजह से। तो यही हमारा शील्डिंग इफेक्ट कहता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पास अंदर के कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की वजह से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करना, दिस इज कॉल्ड ए शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि डिक्रीज्ड न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ डिस्टेंस की वजह से ही नहीं हुआ, ये बल्कि अब हमारे पास बहुत तरह तरह के ऑर्बिटल्स थे, उनकी शेप अलग अलग थी, तो शेप पर भी डिपेंड करेगा। मतलब कोई अगर स्फेरिकल शेप का है तो उस केस में शील्डिंग अलग देखने को मिलेगी, कोई उससे बड़ा साइज़ का होगा, डम्बल शेप का है तो उसकी शील्डिंग अलग देखने को मिलेगी। तो जो जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस का, वो उतना ज़्यादा शील्डिंग करने वाला रहेगा। तो सबसे नज़दीक अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होती है, और एस जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है। तो जो स्फेरिकल वाले शेप के होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होती है। अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो एस ऑर्बिटल चूँकि स्फेरिकल है तो उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट रहने वाली है सबसे मैक्सिमम रहेगी। फिर पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है,
तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी और बढ़ गई तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट और थोड़ी कम होगी, डिफ्यूजन उसमें ज़्यादा आ रहा है। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन रहेगा उतना कम उसका शील्डिंग इफेक्ट रहने वाला है। तो एस ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही हाईएस्ट होती है, क्योंकि ज़्यादा डिफ्यूज नहीं है, स्फेरिकल शेप का है। उसके बाद थोड़ा पी ऑर्बिटल का शेप थोड़ा चूँकि डिफ्यूज्ड है या फिर डम्बल शेप का है, तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम होगा। फिर डी ऑर्बिटल में उससे भी कम होगा, क्योंकि ये इसका शेप तो डबल डम्बल होता है, ये और ज़्यादा डिफ्यूज्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट रहेगा वो उतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक छोटा सा एरिया में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद है वहाँ पे, तो वो और ज़्यादा शील्डिंग का काम करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा शेप इसका भी है और डिफ्यूज्ड है, चारों तरफ दिशाओं में फैला हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा, शील्डिंग बहुत ही कम इसमें देखने को मिलेगा। डी ऑर्बिटल शील्डिंग बहुत ही कम देता है, और एफ ऑर्बिटल तो उससे भी बहुत ही कम शील्डिंग देता है। तो ओवरऑल अभी अगर देखें हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास ये एस ऑर्बिटल था, फिर पी ऑर्बिटल था, फिर डी और एफ। एस ऑर्बिटल का शेप जो है स्फेरिकल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोटे से स्फेरिकल रीजन में बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा था। पी सबसेल का जो शेप है वो डम्बल होता है, डम्बल शेप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है। और डी जो सबसेल्स हैं हमारे पास, उनका शेप डबल डम्बल देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इनमें रिसाइड करता रहता है। और एफ ऑर्बिटल का शेप तो हमें कम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि अगर ये एस ऑर्बिटल की बात करें तो स्फेरिकल शेप है, छोटे से एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब ये ज़्यादा स्क्रीडिंग करने वाला है, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट देने वाला है। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो इसका शेप क्या है, हमारा डम्बल की तरह है, बड़ा साइज़ का है, तो ये थोड़ा और कम शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करें तो ये थोड़ा और बड़ा साइज़ का है और डिफ्यूज्ड है। मेन हमारा मुद्दा है डिफ्यूज्ड है। तो डिफ्यूज जितना ज़्यादा जो चीज़ रहेगी, मतलब उतना ज़्यादा फैल रहा है, इलेक्ट्रॉन इतने बड़े एरिया में अवेलेबल है, तो शील्डिंग बहुत ही कम कर पाएगा। छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज़्यादा शील्डिंग कर पाएगा। तो ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ, कहाँ पाया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी पार्टिकुलर समय में, वो पता नहीं। तो ये थोड़ा कम हमें शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा। और सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल करेंगे, क्योंकि इनका शेप तो कम्प्लेक्स होता है, मतलब इनमें तो पता ही नहीं, बहुत ही कम इनका स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिफ्यूज होता है, तो इसका मतलब इनमें शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन अगर दूसरे टर्म में इसको समझें, क्या समझ सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा शील्डेड महसूस करेंगे। भले ही एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे लास्ट में एफ ऑर्बिटल आते हैं। एफ ऑर्बिटल के नीचे डी, पी और एस भी आते हैं, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक शील्ड का जैसा काम करेंगे। और इस वजह से अगर एफ ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा शील्डेड महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करेगा। उसके पास न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बहुत ही कम आने वाला रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा एफ ऑर्बिटल में, वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरह से अगर डी की बात करें तो उसमें क्या होगा, एफ ऑर्बिटल से थोड़ा कम उसको क्या होने वाला है, शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करने वाला रहेगा वह इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो वो एफ ऑर्बिटल से थोड़ा कम शील्डेड महसूस करेगा, पी वाला थोड़ा और कम शील्डेड महसूस करेगा। और एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के चूँकि सबसे पास में है, तो एस ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको शील्डिंग का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे तो कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, वो तो फर्स्ट में ही मौजूद है, इसलिए उसमें किसी तरह का शील्डिंग नहीं देखने को मिलेगा। उस वाला इलेक्ट्रॉन को किसी तरह का शील्डिंग इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें कन्फ्यूज ना हो, एस ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि सबसे नज़दीक में है, छोटा शेप है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी छोटे से रीजन में। पी की थोड़ी उससे कम होगी शील्डिंग इफेक्ट, डी की उससे और कम होगी, एफ की उससे और ज़्यादा कम शील्डिंग इफेक्ट होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा एफ ऑर्बिटल में, वो सबसे ज़्यादा शील्डेड महसूस करेगा, डी वाला थोड़ा उससे कम महसूस करेगा शील्डेड, और पी वाला थोड़ा उससे कम शील्डेड महसूस करेगा। और एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे तो किसी तरह का शील्डिंग का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऑर्डर हमारे पास देखने को मिला। तो ओवरऑल अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी वो सिर्फ किस ऑर्बिट में है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो किस ऑर्बिटल में है, किस शेप में रिसाइड कर रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कितना, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शील्डेड महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा शील्डेड महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम पहुँच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, मतलब एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो एफ ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, मतलब एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होने वाली है, क्योंकि उसके पास वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो रिपल्सन ज़्यादा महसूस कर रहा है इलेक्ट्रॉनों से। डी ऑर्बिटल में थोड़ा उसकी एनर्जी लो रहेगी एफ से,
और पी में थोड़ा और लो, और एस में तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी रहने वाली है। तो अगर एनर्जी के टर्म की बात करें तो एफ ऑर्बिटल में जो एनर्जी होने वाली है वो सबसे हाईएस्ट रहने वाली है इलेक्ट्रॉन की। एफ ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे हाईएस्ट, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल की एनर्जी, फिर पी की, और फिर एस ऑर्बिटल की सबसे लास्ट में हमें एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होने वाली है। तो एक तो हम लोगों ने देखी इन शेप्स के कारण जो एनर्जी है वो प्रभावित हो रही है। एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होने वाली है, क्योंकि सबसे दूर में है, सबसे वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस कर रहा है और रिपल्सन काफ़ी महसूस कर रहा है। तो ज़्यादा रिपल्सन होगा मतलब ज़्यादा एनर्जी उसके पास है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल में अगर रहे तो उसके पास ज़्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम लोग को क्या देखे कि एनर्जी जो अभी अब तक हम लोग सोचते आ रहे थे कि एनर्जी जो है सिर्फ एन के वैल्यू पर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है, वो एल के वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। एनर्जी जो है हमारी वो एल के वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। एल बेसिकली क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है उस पर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है। तो यही काम होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की बात करें तो अगर यहाँ पे फर्स्ट सेल के बारे में लिखे हैं, यहाँ उनके शेप, यहाँ उनके ओरिएंटेशन। फर्स्ट सेल की बात करते हैं तो इसके लिए एल का वैल्यू 0 होगा, एम एल का वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगा, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा, और जो कि एस होगा 1s होगा। एल इक्वल 0 है तो ये एस ऑर्बिटल, एस सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग दूसरे सेल की बात करें तो इसमें एल का वैल्यू 0 और 1 देखने को मिलेगा। 0 है तो एस, 1 है तो पी। 0 अगर है एल का वैल्यू तो 0 एम एल का वैल्यू होगा, मतलब 0 अगर एक वैल्यू दिख रहा है तो मतलब एक सब सेल, एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, और वो कौन सा रहेगा, 2s ऑर्बिटल। एल का वैल्यू 1 है तो हमें -1 0 +1 तीन वैल्यू दिखा देंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 अरेंजमेंट्स होंगे किसके, 2p ऑर्बिटल्स के। कौन कौन से, 2px 2py 2pz, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में ये जो 2s है, मतलब सेकेंड सेल में जो दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं 2s और 2p, उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होने वाली। सिंगल इलेक्ट्रॉन केस में एक जैसी थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा था और वहाँ पे शेप का कोई लोचा नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौजूद रहे न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर केस में बराबर आने वाला था। लेकिन यहाँ पर शेप पर भी डिपेंड कर रहा है, एस की शेप अलग होती है, पी की शेप अलग होती है, इसलिए 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी इक्वल नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों ही केसेस में मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन के शिल्डिंग इफेक्ट का भी इसमें काम और रोल आने वाला है। तो यहाँ 2s और 2p का एनर्जी इक्वल नहीं होने वाला। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तीसरे सेल की, तो यहाँ पे n वैल्यू, यहाँ l वैल्यू और यहाँ ml। तीसरे सेल की बात करें तो l का वैल्यू 0 1 और 2। 0 है तो s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल ऐसे बोलेंगे। तो अगर 0 है तो ml का वैल्यू 0 होगा, मतलब हमें एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा और वो 3s रहेगा। उसी तरह से अगर बात करें l = 1 है तो 1s 1 0 +1 देखने को मिलेगा, 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे 1 2 3। और कौन से सब सेल के, 3p सब सेल के 3 ऑर्बिटल, 3px 3py 3pz। d = 2 है तो हमें -2 -1 0 +1 +2, ये इस तरह के हमें वैल्यूज़ दिखाई देंगे। मतलब 5 वैल्यूज़ हैं, मतलब 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं किसके, 3d सब सेल के। कौन कौन से, 3dxy 3dyz 3dxz 3dx² - y², 3dz², मतलब टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास है, 9 ऑर्बिटल्स हैं। इन 9 ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या इक्वल होने वाला है, नहीं, क्योंकि s का अलग शेप है, p का अलग शेप है, d का अलग शेप है, और सबसे ज़रूरी बात हम किसकी बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होने से शिल्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, और अलग अलग शेप में अलग अलग शिल्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि एस का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होता है, फिर पी का, फिर डी का। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से 3s की एनर्जी और 3p की एनर्जी और 3d की एनर्जी इक्वल नहीं होने वाली, सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी, अलग अलग होगी। अब सवाल उठता है कि किसकी ज़्यादा होगी, 3s की ज़्यादा होगी कि 3p की, कि 3d की, इसे कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास n+l का रूल आता है, n+l का रूल। n+l रूल कहता है कि जिस किसी भी ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू अगर मैक्सिमम रहा, अगर ये बढ़ा तो एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। लेकिन अगर n+l का वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए एक जैसा हो गया, सेम हो गया, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा मानेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, अगर पूछा जाए कि 3s और 2p किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कैसे पता लगाएंगे। एक हमारे पास 3s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो n+l का रूल अप्लाएंगे। यहाँ पे n का वैल्यू 3 होगा और l का वैल्यू s के लिए 0 होता है,
यहाँ पे n का वैल्यू 2 देखने को मिल रहा है और p ऑर्बिटल है तो मतलब l का वैल्यू 1 होगा। तो टोटल हमें तीन वैल्यू दिखा दे रहे हैं। n प्लस l का वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो हम लोग क्या देखें कि जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। 3s की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से ज़्यादा होने वाली है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 4s और 2p की एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी दोनों में, तो उसी तरह से n प्लस l रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इसमें n 4 है और l का वैल्यू 0 होगा, इसमें n का वैल्यू 2 है और l का वैल्यू 1 होगा, तो इसमें 4 और इसमें 3 वैल्यू आया। तो जिसकी ज़्यादा होगी n प्लस l की वैल्यू उसकी एनर्जी भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो 4s की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, 2p से। उसी तरह से अगर किसी का भी निकालना रहे, अगर मान लेते हैं हमें 5d और 4d की एनर्जी की बात करें, तो ऑब्वियस है यहाँ देखने से पता चल रहा है कि n का वैल्यू ज़्यादा है, d तो सेम ही है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। अगर हमें कुछ इस तरह से पूछे, अगर हमसे 3p और 2s की एनर्जी के बारे में कंपैरिजन पूछे, तो n प्लस l रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसमें n का वैल्यू 3 है, p के लिए l का वैल्यू 1, इसमें n 2 प्लस l का वैल्यू 0, तो 4 और 2 इसकी एनर्जी ज़्यादा आने वाली है। तो अगर हम सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालें, जैसे कि हमारे पास 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, इस तरह से हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l का वैल्यू निकाल के देखते हैं और उसके आधार पर फिर हम एनर्जी का एक ऑर्डर निकालने वाले हैं और फिर उसके बाद समझ लेंगे सारी चीज़ों को। तो n प्लस l का वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए n का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे s के लिए l का वैल्यू जो होता है 0 होगा। अगर l का वैल्यू 0 है तो इसे s बोलेंगे, अगर l का वैल्यू 1 है तो इसे p बोलते हैं, l का वैल्यू अगर 2 है तो इसे d, और अगर l का वैल्यू 3 है तो इसे f बोलते हैं। तो s है तो हमारे पास 0 होगा, तो ओवरऑल 1 वैल्यू आया। 2 प्लस 0 यानी कि 2 आया, 2 प्लस 1 यानी कि 3 आया, 3 प्लस 0 s का वैल्यू 0, 3 आया। p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, 3 प्लस 1 यानी कि 4 आया, 3 प्लस 2 यानी कि 5 आया, यहाँ पे 4 प्लस 0 यानी कि 4 आया, 4 प्लस 1 यानी कि 5 आया, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 0 यानी कि 5 और 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब हम लोग को इसी n प्लस एल वैल्यू के आधार पर देखनी है एनर्जी का ऑर्डर। अभी क्या देखा हम लोगों ने कि n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है यहाँ पे, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम आने वाली है। फिर 2 वाली वैल्यू की सबसे एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी एनर्जी सबसे इससे थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। फिर 3 2 वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, 3 वैल्यू आ गया सेम, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले 1s की एनर्जी सबसे लोवेस्ट, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की। अब 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3p की एनर्जी ज़्यादा होगी कि 4s की। तो मैंने कहा n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मतलब 4s की एनर्जी 3p से ज़्यादा होने वाली है। मतलब अगर 3s के बाद 3p आएगा तो 3p के बाद हमें 4s देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें फिर सबसे हाईएस्ट वाला 3d देखने को मिलेगा, मतलब 3d की एनर्जी 4s से भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका वैल्यू n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा आने वाला है। फिर 5 और 5 यहाँ पे देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो जितनी 3d की एनर्जी होगी और जितनी 4p की एनर्जी क्या इक्वल होगी, नहीं। जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा, n का वैल्यू यहाँ 4 देखने को मिला, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। 3d से एनर्जी फिर 4p की देखने को मिलेगी। उसके बाद 6 का वैल्यू देखने को मिल रहा है, 6 यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 4d और 5p। तो किसकी एनर्जी देखने को मिलेगी हमें ज़्यादा, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे n का वैल्यू ज़्यादा है तो 5p की एनर्जी 4d से ज़्यादा होने वाली है, मतलब फिर एनर्जी 4d के बाद ये वाला वैल्यू आने वाला है। तो इस तरह से हम एनर्जी का एक ऑर्डर निकाल सकते हैं और एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s है, फिर 2s की एनर्जी कम होगी, फिर 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, अभी हम लोगों ने देखा। फिर 3s की एनर्जी कम, फिर 3p की उससे ज़्यादा, फिर 4s की हम लोगों ने देखा एनर्जी कम होती है 3d से भी। हालांकि ये 4th सेल में है लेकिन ये 3d सेल में है, 3 सेल में, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा है। फिर 4p की एनर्जी ज़्यादा था, फिर 5s की एनर्जी कम थी, 4d की ज़्यादा थी क्योंकि इसमें n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा आ रहा था। फिर 5p की एनर्जी ज़्यादा थी, फिर उससे ज़्यादा 6s की थी, फिर उससे भी ज़्यादा 4f की थी। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी का एक अलग अलग ऑर्डर देखने को मिला। यहाँ पर डिजेनरेसी जो थी 2s और 2p में वो ख़त्म हो गई, सिर्फ हमें डिजेनरेसी यहाँ पे दिख रही है। p ऑर्बिटल के जो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, p 2px,
2p y 2p z, ये 3 जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी आप देख सकते हैं, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है यहाँ पे। तो तीनों एनर्जी इक्वल है, मतलब ये तीनों जो ऑर्बिटल्स कहलाएँ वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो 3s और यहाँ पे 3p है, तो दोनों में तो डिजेनरेसी ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो 3p ऑर्बिटल हैं वो आपस में डिजेनरेट हैं। तीनों की एनर्जी इक्वल है चूँकि, इसलिए ये तीनों आपस में क्या हैं, डिजेनरेट हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहे जाएंगे। उसी तरह से 3d में जितने भी पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के हैं, तो ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हुआ। ये ऑर्डर को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को, तो इसके लिए एक हम लोग तरीका सीखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऑर्डर को याद करने के लिए आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। यहाँ पे 2d पॉसिबल नहीं होता है, आप जानते हैं, 1p पॉसिबल नहीं है, 1d पॉसिबल नहीं है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं ये चीज़। तो हम लोग इस तरह से एक चार्ट बना लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, आगे ले सकते हैं 6x 6p, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप 7s 7p, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमें चार्ट बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, ऊपर से इसको क्रॉस करेंगे तो ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम आएगी। उसके बाद एनर्जी आने वाली है 2s की थोड़ी ज़्यादा, उसके बाद एनर्जी 2p की थोड़ी ज़्यादा आने वाली है, फिर उसके बाद 3s की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे 3p की एनर्जी उससे ज़्यादा आने वाली है, फिर 3p के बाद 4s की एनर्जी ज़्यादा आएगी, फिर इसी तरह से 3d की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर 4p की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर 5s हमारे पास अवेलेबल है तो 5s की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर हमारे पास इसे कट करेंगे तो हमारे पास 4d की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर 5p की एनर्जी ज़्यादा आएगी, फिर 6s की एनर्जी ज़्यादा आएगी। उसी तरह से अगर इसको निकालना चाहें तो 6s के बाद 4f की एनर्जी ज़्यादा आएगी, फिर 5d की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर 6p की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है, फिर 7s की एनर्जी ज़्यादा आने वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एनर्जी का ऑर्डर निकाल लिया। तो इस तरीके से आप एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किसी दो चीज़ में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड सेल आगे आ गया, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, फोर्थ की कम हो गई, तो आप n+l रूल अप्लाई करेंगे। n+l रूल क्या कहता है, जिसके n का वैल्यू ज़्यादा होगा, n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें n+l निकालेंगे तो इसमें 4 आएगा, इसमें कितना आने वाला है 5, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसको आगे दिखाया गया। तो इस तरह से आप एनर्जी का ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालना सीखा, और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले उसे आपने देखा। शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग आगे के लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, तो उसे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उससे क्या क्या प्रभाव देखने को और मिलते हैं। और लास्टली हम लोगों ने n+l रूल देखा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उसका, उसके द्वारा ही हम लोग एनर्जी डिसाइड किए किसी ऑर्बिटल की, और इस तरह से हम लोगों ने एनर्जी का एक ऑर्डर निकाला ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी का। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।